आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल पर। आज की कहानी अमेरिकी क्रिमिनल इतिहास में एक बहुत डार्क पन्ने पे लिखी गई है। ये कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जो 25 साल तक रेप करता है, मर्डर करता है और कानून की आंख में धूल झोंक कर बचा रहता है। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने लगभग 80 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और फिर उनको मौत के घाट उतार दिया। ये बात है 1980 से लेकर 1990 के बीच में सिएटल, टेकोना और साउथ किंग काउंटी जो कि वॉशिंगटन के पास है, इन 3 जगहों पे ये सीरियल किलर का खौफ अपने चरम पे था। इस सीरियल किलर को जब पकड़ा गया और इसे दोषी करार दिया गया तो इसने एक बात बोली, मैंने इतने कत्ल किए हैं, इतने रेप किए हैं कि मैं उनकी गिनती भूल गया। तो चलिए जानते हैं कौन था वो सीरियल किलर जिसको ग्रीन रिवर किलर भी कहते हैं। 15 जुलाई 1982 विंडी कॉलफील्ड, एक 16 साल की लड़की की लाश ग्रीन रिवर के पास मिलती है। कुछ बच्चे उस रिवर के तट पे खेलने जाते हैं। उन्हें एक चीज तैरती हुई दिखती है। जब पास जाके देखते हैं तो पता चलता है कि वो किसी की लाश है। वो खौफ में आके अपने घर जाते हैं, अपने पेरेंट्स को बताते हैं और उनके पेरेंट पुलिस को फ़ोन करते हैं। उस क्राइम सीन पे जो पहली अथॉरिटी बॉडी के ऑफिसर पहुंचे थे, यानी पहले पुलिस ऑफिसर पहुंचे थे, उनका नाम था डेविड रिकेट। डेविड रिकेट उस सीन में जाते हैं और वहाँ के जो क्राइम सीन होता है उसको इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। जब वो लाश को देखते हैं तो एक चीज़ उनको समझ में आती है कि इस लाश के साथ पहले तो किसी ने रेप करने की कोशिश की है या किया है और फिर गला घोंटकर उसे मार डाला है। वो तहकीकात कर ही रहे होते हैं कि कुछ दिन बाद फिर से ग्रीन रिवर के पास कई लाशें मिलती हैं। इस बार एक महिला की लाश मिलती है जिसका नाम मार्सी चैपमैन था। 31 वर्ष की वो महिला 3 बच्चों की माँ थी और एक प्रोस्टिट्यूट थी, जिस फरोशी के धंधे में थी ताकि वो अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। जब पुलिस छानबीन कर ही होती है उस एरिया में, कुछ दूर पे सिनीता हिंड्स नाम की एक लड़की की लाश मिलती है जिसकी उम्र 17 साल थी। थोड़ी दूर पे और ओपेल मिल्स, एक लड़की और जिसकी उम्र 16 साल थी, उसकी भी लाश मिलती है। और ये जितनी भी लाशें मिलती हैं सब में एक चीज़ कॉमन थी। पहली चीज़, गला घोंटकर उनकी हत्या की गई थी। अधनंग लाशें थी, हाथ और पैर पे चोट के निशान थे और बुरी तरीके से उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई थी। लाश कलेक्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन टीम उसकी फोटोग्राफी करती है, फॉरेंसिक टीम मौकाए वारदात से अलग अलग सबूत जुटाती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दिन 16 अगस्त 1982। किंग काउंटी के शेरिफ एक टास्क फोर्स बनाते हैं जिसको लीड करते हैं डेविड रिकेट। डेविड रिकेट जो थे वो एक जाने माने इन्वेस्टिगेटर थे और उनकी रेपुटेशन एक ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर की थी। जो नई टास्क फोर्स बनती है जो ग्रीन रिवर किलर को ढूंढने के लिए प्रतिबद्ध थी, उसमें 25 हाई माइंडेड, हाईली इंटेलेक्चुअल, हाईली इंटेलिजेंट डिटेक्टिव्स रहते हैं। उन्हीं में एक महिला डिटेक्टिव भी रहती है और यही महिला डिटेक्टिव मार्सी चैपमैन की लाश की शिनाख्त करती है। टास्क फोर्स बन जाती है, अगल बगल के लोगों से पूछताछ होती है, वहाँ सबूत जुटाए जाते हैं। फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर इस केस को सॉल्व करने के लिए दिन रात एक कर दी जाती है। इसी बीच में लाशों का जो नंबर होता है, जो काउंट होता है, वो बढ़ने लगता है। सिएटल, टेकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अब लाशें मिलने लगती हैं। किंग काउंटी के शेरिफ, लोकल मीडिया और सरकार इस केस को लेके काफ़ी चिंतित थी क्योंकि कोई भी ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। सारी कोशिशें नाकामयाब जा रही थी। इसी बीच में डेविड रिकेट को एक दिन एक अननोन आदमी का फ़ोन आता है। जब वो फ़ोन उठाते हैं तो उधर से आवाज़ आती है कि मैं कातिल को शायद जानता हूँ और मेरा नाम मेलविन फॉस्टर है और कातिल का हुलिया मैं बताता हूँ। ये बात सुनते ही डेविड रिकेट को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन
वो किसी भी तरीके की लीड को, सबूत को अपने हाथ से नहीं जाने नहीं देना चाहते थे। मेलविन फॉस्टर बताता है कि जो कातिल है वो 30 से 35 साल का व्यक्ति है और प्रोस्टिट्यूशन में उसका हाथ है और काफ़ी गुस्सैल किस्म का व्यक्ति है। जब मेलविन फॉस्टर के बारे में डेविड रिकेट छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि मेलविन फॉस्टर के खिलाफ कई बार वारंट निकल चुका है ट्रैफिक वायलेशन के लिए। वो खुद प्रोस्टिट्यूशन में कई बार फंस चुका है और तो और वो कैब चलाता है, टैक्सी चलाता है। डेविड रिकेट और किंग काउंटी शेरिफ को FBI की टीम ने ये बताया था कि कातिल शातिर होते हैं और कभी कभी केस को मिसलीड करने के लिए या पुलिस को गलत डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो स्वयं फ़ोन करते हैं और सस्पेक्ट का या किलर का गलत डिटेल बताते हैं ताकि पुलिस गलत दिशा में इन्वेस्टिगेशन करने चले और समय पाते हुए जो किलर है वो अपने सबूत मिटा के आज़ाद घूम सके। डेविड रिकेट अब मेलविन फॉस्टर को एक दिन पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और उससे तहकीकात करते हैं। जब पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है तो उससे कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे क्या तुम ग्रीन रिवर किलर हो? उसका जवाब होता नहीं। क्या तुम इन विक्टिम्स को जानते हो? तस्वीर दिखा के जब विक्टिम्स के बारे में पूछा जाता है तो मेलविन फॉस्टर साफ साफ मना कर देता है कि मैं इन विक्टिम्स को नहीं जानता। फिर उससे पूछा जाता है क्या तुम झूठ बोल रहे हो? इस पे भी मेलविन फॉस्टर का जवाब रहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि पॉलीग्राफिक टेस्ट का जो रिजल्ट आता है वो मेलविन फॉस्टर के अगेंस्ट आता है, क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ सबूत तो नहीं थे लेकिन वारंट था। इसलिए मेलविन फॉस्टर को रात भर के लिए पुलिस स्टेशन में जेल में कैद कर दिया जाता है। और डेविड रिकेट इसको सोचते हैं कि अगर वो रात भर जेल में रहेगा तो शायद वो सच बोलेगा। अगले दिन भोर में जब उससे तहकीकात करने डेविड रिकेट जाते हैं तो मेलविन फॉस्टर बिना कुछ सोचे समझे ये बोल देता है कि हाँ, मैं इन विक्टिम्स को जानता हूँ क्योंकि ये प्रोस्टिट्यूट थे, मैंने इनकी सर्विस ली और मेरी कैब में, मेरी टैक्सी में भी ये बैठती थी। वो इतना बोलता है और फिर कुछ दिन बाद उसे रिहा कर दिया जाता है क्योंकि कोई भी सबूत ये पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं कर रहे थे कि मेलविन फॉस्टर ही वो किलर है। अब मेलविन फॉस्टर के ऊपर डेविड रिकेट सर्विलांस की एक टीम लगाते हैं क्योंकि उनको शक था कि कहीं ना कहीं इस केस के तार मेलविन फॉस्टर से जुड़े हुए हैं। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं, कोई सफलता हाथ नहीं लगती। इसी बीच मेलविन फॉस्टर मीडिया से बात करके ये बताता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है और उसे हैरेस करना चाहती है, लेकिन वो एक बहादुर व्यक्ति है और उसने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए वो डरेगा नहीं। बाद में जब तहकीकात होती है तो पता चलता है कि मेलविन फॉस्टर केवल एक अटेंशन सीकर है। उसे नेम और फेम चाहिए और उसे इस किलिंग से, इस केस से कोई मतलब नहीं है। काउंटी के शेरिफ डेविड रिकेट को कहते हैं कि जो आपने रिसोर्स, जो पुलिस वाले उसके ऊपर लगाए हैं सर्विलांस पे, उनको वापस बुला लीजिए क्योंकि उससे अधिकतर खर्चे हो रहे हैं, टाइम की वेस्टेज हो रहा है। उन रिसोर्सेज को अगर हम ग्रीन रिवर किलर को सही तरीके से ढूंढने में लगाएंगे तो शायद हमें सफलता हासिल हो सकती है। कुछ महीने बीतते हैं। अप्रैल 30, 1983 का साल आ जाता है। मैरी मेलवन नाम की एक प्रोस्टिट्यूट एक दिन देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक पेंट पैच्ड पिकअप ट्रक में चढ़ रहा है और जब वो चढ़ रहा होता है तो उस ट्रक ड्राइवर को देखती है। कई दिन जब उसका बॉयफ्रेंड घर नहीं आता है तो वो पुलिस के पास जाके यही इन्फॉर्मेशन पुलिस को बताती है। पुलिस के पूछने पे मैरी मेलवर ये डिस्क्रिप्शन देती है उस ड्राइवर का कि वो ड्राइवर मध्यम हाइट का था, उसके बाल डार्क थे, बिल्ड ठीक ठाक थे और वो एक पिकअप ट्रक से चलता है जो कि कई जगह से पेंट हुई थी। पुलिस के पास एक स्केच तैयार होता है जिसके बेसिस पे वो आसपास के जगहों पे सस्पेक्ट को ढूंढना शुरू कर देती है और लकीली 1983 में एक सस्पेक्ट को गिरफ्तार करती है जो कि सेम हुलिया मैच कर रहा था जो हुलिया मैरी मेलवन ने बताया था। उस सस्पेक्ट का नाम था गैरी रिट्सवे। गैरी रिट्सवे का पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है। उससे भी वही सवाल पूछे जाते हैं, क्या तुम कातिल हो? इन विक्टिम्स को जानते हो? क्या तुमने किसी का रेप किया है या इन कत्लों में तुम्हारा हाथ है? लेकिन हर सवाल का गैरी रिट्सवे के पास केवल एक जवाब था,
नहीं, मैं इन कत्लों को नहीं जानता, ना ही मैंने इन कत्लों को किया है। चौंकाने वाली बात यह थी कि जो पॉलीग्राफिक टेस्ट के रिजल्ट आते हैं वो गैरी रिट्सवे के फेवर में आते हैं। 1983 का साल बीतता है, 1984 का साल बीतता है, 1985 का साल बीत जाता है। इसी बीच कई और लाशें मिलती हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली के खाली रहते हैं। कोई भी ठोस एविडेंस, सबूत या गवाह पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं डेविड रिकेट को यह अंदाज़ा था कि मेलविन फॉस्टर या गैरी रिट्सवे में एक ना एक कोई कातिल है, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। इसी बीच कुछ ऐसा होता है जो अमेरिकी क्रिमिनल इतिहास में रिवॉल्यूशनरी साबित होता है। अमेरिका इतिहास के एक बड़े ही नोटोरियस सीरियल किलर टेड बंडी का जेल से खत डेविड रिकेट को आता है। उस खत में ये लिखा होता है कि मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ और उनकी मदद करने की इच्छा जताता हूँ। डेविड रिकेट को पहले ये अजीब लगता है कि एक सीरियल किलर उनकी मदद क्यों करना चाहेगा, लेकिन कई सालों से उनके हाथ कुछ बड़ी कामयाबी नहीं लगी थी और लोगों में खौफ का जो भार था वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। तो डेविड रिकेट 1986 में टेड बंडी से मिलने जेल में जाते हैं। टेड बंडी उनको सीरियल किलर की साइकोलॉजी के बारे में बताता है, उनकी मानसिकता के बारे में बताता है और ये बताता है कि कभी कभी कातिल मारने के बाद विक्टिम के साथ सेक्स करने के लिए उसी लोकेशन पे फिर जाता है जहाँ पे उसने लाश छोड़ी हुई है। ये चीज़ बाद में सही साबित होती है, लेकिन कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब साल आता है 1987। रिट्सवे को पुलिस एक बार रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है और उससे सलाइवा यानी लार का सैंपल देने के लिए कहती है ताकि डीएनए सैंपल एक एविडेंस के तौर पे रखा जा सके। लेकिन गैरी रिट्सवे ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन पुलिस के कई बार कहने पे वो अपना सलाइवा का डीएनए सैंपल पुलिस को दे देता है। अब 1987 में डीएनए सैंपल टेस्टिंग और मैचिंग की टेक्निक इतनी एडवांस नहीं थी कि मौकाए वारदात से मिले हुए सीमन, सलाइवा या फिंगरप्रिंट से जो डीएनए मिले थे उनसे मैच करा के ये साबित किया जा सके कि गैरी रिट्सवे का इन मर्डर से डायरेक्ट संबंध है। लेकिन वक्त बीतता है, समय बीतता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आते हैं और सन 2001 में डीएनए सैंपल जो सलाइवा के फॉर्म में था उसको मैच कराया जाता है सीमन के डीएनए सैंपल से जो कि एक विक्टिम के प्यूबिक हेयर से मिला था और दोनों ही डीएनए सैंपल मैच कर जाते हैं। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि ग्रीन रिवर किलर और कोई नहीं, गैरी रिट्सवे है। एक डीएनए सैंपल टेस्टिंग और मैचिंग ना होने की वजह से गैरी रिट्सवे तकरीबन 10 साल खुले आसमान के नीचे घूमता है और कई मर्डर करता है। डीएनए सैंपल टेस्टिंग और मैचिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ था जिसके वजह से अमेरिका के क्रिमिनल इतिहास में कई बड़े केसेस जो कई सालों से अनसॉल्व थे वो सॉल्व हुए थे। इसमें से एक बड़ा फेमस केस था गोल्डन स्टेट किलर का। मैंने वो वीडियो बनाया है कि कैसे एक किलर 51 रेप और 13 मर्डर करने के बाद भी 40 साल तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा और जैसे ही एक सबूत पुलिस के हाथ लगता है वो 40 साल बाद पकड़ा जाता है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। अब आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। सन 2001 मार्च में जो नई फॉरेंसिक टेस्टिंग और सैम्पलिंग टेक्नोलॉजी आई थी उसके बेसिस पे सलाइवा जो गैरी रिट्सवे का था और मौकाए वारदात से मिले डीएनए सैंपल को मैच कराया जाता है। दोनों सैंपल मैच हो जाते हैं और ये सिद्ध हो जाता है कि गैरी रिट्सवे ही ग्रीन रिवर किलर है जिसने तकरीबन 49 महिलाओं का रेप किया, उनको मौत के घाट उतार दिया और इसके सबूत मिले। टोटल काउंट तो लमसम 78 और 79 का था, लगभग 80 मर्डर और रेप का था जिसमें कई व्यक्ति थे, कई 16-17 साल की लड़कियां थी और कई सारी महिलाएं थी। 30 नवंबर 2001 को उसकी गिरफ्तारी होती है। उस समय उसकी उम्र 52 साल थी और डेविड रिकेट इन्वेस्टिगेटर से शेरिफ बन चुके थे। 4 मर्डर के केस 1983 में जो बॉडी मिली थी मार्सी चैपमैन की, सिनीथा हिंट्स, ओपेल मिल्स और केवेल एन की,
इन चारों के मर्डर के केस में उसकी गिरफ्तारी होती है और कोर्ट में उसे पेश किया जाता है, जहां पे उससे 48 मर्डर के चार्ज में 48 आजीवन कारावास की सजा होती है। 48 लाइफ इम्प्रिजमेंट विदाउट पेरोल, मतलब 48 जन्म तक वो जेल में रहेगा और उससे पेरोल की सुविधा भी नहीं मिलेगी। गैरी रिट्सवे सीरियल किलर क्यों बना? इसके पीछे उसका फैमिली बैकग्राउंड और उसकी अपनी शुरुआत की जिंदगी है। गैरी रिट्सवे के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे जिनका सेक्स वर्कर्स के साथ उठना बैठना था और इसी के चलते उसके माता पिता में अधिकतर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। वो 13 साल का था जब तक वो बेड पे पेशाब करता था। अमूमन बच्चे छोटी उम्र में करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वो ये काम करना छोड़ देते हैं। गैरी रिट्सवे को डायस्लेक्सिया था, मतलब शब्दों को वो पहचान नहीं पाता था और गलत तरीके से उनको लिखता और पढ़ता था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने प्रोस्टिट्यूट को क्यों निशाना बनाया, तो वो कहता था कि प्रोस्टिट्यूट को कार में बैठाना, ट्रक पे बैठाना आसान था क्योंकि वो सड़क पे हमेशा घूमती थी और जब कभी उसे लगता था कि ये प्रोस्टिट्यूट उसकी बात नहीं मान रही है या उसको दिक्कत हो सकती है, तो वो अपने बच्चे की फ़ोटो दिखाता था और पूछता था मेरा बच्चा खो गया, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? और उन प्रोस्टिट्यूट को कॉन्फिडेंस में लेता था, फिर उनको ट्रक पे बैठाता था। उसने ये भी बताया कि वो अधिकतर कत्ल जो मर्डर करता था वो ट्रक में करता था या अपने घर में करता था और वो पहली ही मुलाकात में लोगों को मार देता था ताकि लोगों का चेहरा उसके जहन में ना रहे और उसे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। शायद इसीलिए जब पॉलीग्राफ टेस्ट में उसको विक्टिम्स की फ़ोटो दिखा के पूछा गया तो पॉलीग्राफ टेस्ट में भी वो बच जाता है, क्योंकि उसे आधी से ज़्यादा विक्टिम की न शक्ल याद थी, न शरीर की बनावट याद थी, ना ही नाम याद था। केवल एक चीज़ याद थी कि वो एक हवसी दरिंदा है जिसके अंदर दिल नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अमेरिका के इतिहास में दूसरा सबसे ज़्यादा मर्डर करने वाले सीरियल किलर की, गैरी रिट्सवे, जिसका नाम ग्रीन रिवर किलर भी था। पुलिस को 25 से 30 साल लग गए इस केस को सॉल्व करते हुए और कैसे एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण जो केस पिछले 25 सालों से एक कोने में दफन था वो सॉल्व होता है। मेरा नरेशन और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ और मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं आपके फीडबैक के बेसिस पे अपने वीडियो को, अपनी वाणी को, अपने बोलने के सलीके और तरीके को इम्प्रूव करूँगा ताकि मैं आपका मनोरंजन कर सकूँ। अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका हृदय से एक बार फिर से धन्यवाद है। आप अपना ख्याल रखिए।